अच्छा, आज हमने prepositions पढ़नी है। और ये जो preposition मैं आप पढ़ाऊंगा, ये थोड़ी जनरल नौइयत की होती है। जनरल नौइयत की यानी कि पेपर में इनसे रिलेटेड इतनी नहीं आती। ठीक है, लेकिन फिर भी बेनिफिट होता है हमें। ठीक है, जो prepositional phrases होते हैं ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनको रट्टा लगाना पड़ता है। ठीक है, और वो रट्टा हम कैसे लगाएंगे? पास पेपर से। यानी कि पास पेपर्स में कौन कौन सी फ्रेजेस आई हुई है, उनको हम देखेंगे, उनको एक्सट्रैक्ट करेंगे, उनके नोट्स बनाएंगे। ठीक है, टेक इन क्या होता है, टेक आउट क्या होता है। अगर उनको वैसे किया जाए तो उनकी तादाद तो सैकड़ों में, वो हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम पास पेपर से वो निकालते हैं और उनको देखते हैं, उनके मीनिंग्स देखते हैं, उनकी तरतीब देखते हैं कि किस तरह से उनको एडजस्ट किया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, तो अभी देखते हैं, इनका भी बेनिफिट होता है, ये बात नहीं है। अभी आप पढ़ोगे तो आपको अंदाजा होगा। जनरल नोयत के जब भी क्वेश्चंस आते हैं प्रपोजिशन के, तो इनसे बाहर नहीं आते जनरल। ठीक है, तो इसमें कुछ रूल्स ऐसे हैं जो बहुत दिलचस्प होंगे। जिस तरह मेरे मेरे लेक्चर में कुछ ना कुछ ऐसा यूनिक होता है। पिछले जितने भी ग्रामर के लेक्चर्स आपने देखे होंगे, तो कुछ ऐसी चीज जरूर होगी जो बाकी स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते, आप पढ़ोगे। तो इससे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो उसमें, एक आपका कॉन्फिडेंस ही अलग होगा बाकी स्टूडेंट्स की निस्बत। क्यों? क्योंकि आपने कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा होगा जो बाकियों ने नहीं पढ़ा होगा। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले देखते हैं preposition कहते किसको है। preposition मतलब प्री पोजिशन, पोजिशन से पहले। और पोजिशन लेता कौन है? ये नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, नाउन या प्रोनाउन की एक खास पोजीशन होती है, और उस पोजीशन को आइडेंटिफाई करता है, उस पोजीशन को डिफाइन कर रहा होता है, उस पोजीशन को एक्सप्लेन कर रहा होता है, जिसको ये preposition। डिफरेंट टाइप्स ऑफ prepositions होती हैं, जो कि हम अभी देखेंगे एक एक करके। एग्जाम्पल समझते हैं पहले। द वाटर इन द ग्लास इज कोल्ड। ठीक है, द वाटर इन द ग्लास इज कोल्ड। ये कंप्लीट देखें तो prepositional फ्रेज है, लेकिन यहां से पहले देखते हैं ग्लास। ग्लास एक नाउन है, और एक नाउन को दूसरे नाउन से जोड़ने के लिए हमने preposition का यूज किया है। इस चीज को आपने नोट डाउन करना है कि जब भी दो नाउन, जब भी सेंटेंस, कभी भी सेंटेंस में दो नाउन डायरेक्ट अटैच नहीं होते, उनके दरमियान preposition यूज करनी पड़ती है। अदरवाइज सेंटेंस आपका गलत हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है, सेंटेंस में जान ही नहीं रहती। क्यों? क्योंकि दो नाउन एक दूसरे के साथ बिल्कुल अटैच हो ही नहीं सकते जब तक कि preposition उनकी जगह ना बता दे। उनकी उन preposition बेसिकली औकात दिखाती है। वो औकात क्या है? देखो कि पानी जो है ना, वो गिलास के अंदर हो सकता है। मतलब गिलास की पावर ज्यादा है, गिलास के बगैर पानी क्या है? पानी की कोई शेप नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, ये तो एक मैंने वैसे एग्जाम्पल दी। तो असल रूल क्या है कि कभी भी दो नाउन एक साथ इकट्ठे नहीं आ सकते। इन दो नाउन को जोड़ने के लिए हमने preposition का यूज किया, इन द गिलास। और ये इन द गिलास जो है, ये prepositional फ्रेज है, ये याद रखना। क्लियर हो गई बात? अब आपको preposition की भी समझ आ गई कि किस तरह है। यू मे गो, यू मे गो विद योर ब्रदर। अब यहाँ पर इस वर्ब को इस नाउन के साथ कनेक्ट किया है, या चलो इस प्रोनाउन के साथ कनेक्ट किया, यूं कर लें। ये बेसिकली एक ही चीज है, योर ब्रदर। असल तो ये ब्रदर है ना, और ब्रदर किसका है? योर। तो ये एक ही वर्ड है, यूं समझ लें आप। चलो, प्रोनाउन के साथ, इस वर्ब को प्रोनाउन के साथ जोड़ने के लिए भी हमें किसकी जरूरत पड़ी? preposition की। क्लियर होगी बात? तो अब हम preposition की डेफिनेशन क्या कर सकते हैं कि preposition किसी नाउन को नाउन के साथ जोड़ती है, या फिर वर्ब को नाउन के साथ जोड़ती है, उसकी वहां पर लोकेशन आइडेंटिफाई करती है, उसकी वहां मतलब पोजीशन आइडेंटिफाई कर रही होती है, डिफाइन कर रही होती है। प्रीपोजिशन, यानी कि पोजीशन से पहले। देखें, ये गिलास की पोजीशन से पहले इन, ब्रादर या योर ब्रादर की पोजीशन से पहले विद, तो इसके लिए इसको preposition कहते हैं। ठीक है जी। अब देखते हैं इन। सबसे पहले हमारी preposition है इन। अब कई prepositions ऐसी हैं जो किसी चीज को, किसी चीज के अंदर उसको डिफाइन कर रही होती है, कि कोई चीज किसी के अंदर है। लेकिन जिस तरह इनसाइड है, अब इनसाइड और इन में क्या डिफरेंस है? ध्यान से देखें बात को।
जब भी हमें कोई चीज नजर आ रही हो, अब ये गिलास के अंदर पानी है, अगर हमें ये नजर नहीं आ रहा तो फिर हम इसके साथ इन यूज नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी नजर आएगा क्योंकि ये ओपन है, ऊपर से ओपन है इसलिए हमें नजर आ सकता है। विजिबिलिटी कंडीशन है, अगर हम आप इनका यूज करोगे तो विजिबिलिटी होगी तो इनका यूज करोगे, अदरवाइज आप इनका यूज नहीं कर सकते। ठीक है जी। देर इज सम वाटर इन द गिलास, अभी एग्जांपल लिए देर इज सम वाटर इन द गिलास, तो फिर हम इनका यूज करेंगे क्योंकि पानी हमें नजर आ रहा है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि अगर पानी एक बंद डब्बे के अंदर हो, ठीक है, बॉक्स में हो पानी, तो क्या हम इन यूज करेंगे? फिर हम क्या कह सकते हैं, जी देर इज वाटर इन द बॉक्स कह सकते हैं। सर, इनसाइड कह सकते हैं। हाँ जी, इनसाइड कह सकते हैं। ठीक है, इनसाइड कह सकते हैं। अब देखते हैं, इनसाइड में विजिबिलिटी हमें नहीं होती, हमें नहीं पता। जिस तरह कमरे में, रूम में कोई, अगर जिस तरह ये एग्जांपल देखें, द स्टूडेंट्स आर सिटिंग इनसाइड द क्लासरूम, अगर क्लासरूम का दरवाजा बंद है, या हम साइड से देख रहे हैं, या हम किसी दूसरी क्लास में हैं, या हम गैलरी में हैं फॉर एग्जांपल, तो हमें कोई नजर तो नहीं आ रहा ना। भाई मैंने आज की चाय की। अच्छा, माजरत जी, आ, असल में मैंने की है हिजरत। हिजरत इस तरह से, क्योंकि शायद आप लोगों को बताया हो मैंने, और मेरा हुआ ट्रांसफ़र। तो जब ट्रांसफ़र होता है फिर पूरे साजो सामान के साथ कहीं ना कहीं शिफ्ट होना होता है। तो बहुत अरसे के बाद मैं अपने होम डिस्ट्रिक्ट में आया हूँ। प्रदेश में तो ये होता है कि कोई ना कोई हमने सेटिंग बनाई होती है कि कोई शोर बिल्कुल नहीं होगा। स्पेशली मैं जब लोधरा में था तो बिल्कुल उधर ऑफिस में ही मैंने एक जगह बनाई हुई थी। लेकिन घर में जो है ना वो थोड़ा सा इशू होता है। तो खैर ये इंग्लिश मैंने जो कि स्टार्ट करवाई हुई थी, तो मैंने ये ख़त्म ही करवानी थी कि मैंने कहा अब सब्जेक्ट स्टार्ट है। हाँ जी, हिजरत सुन्नत है जी। तो बहरहाल अब आहिस्ता आहिस्ता से सेटिंग होगी। तो मैं बड़ी मुश्किल से क्लासेस ले पा रहा हूँ आप लोगों की। ठीक है, तो बहरहाल फिर भी। तो सर, आपका डिस्ट्रिक्ट जी, किधर से बिलोंग करते हैं आप? मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है खानेवाल। खानेवाल डिस्ट्रिक्ट है जी मेरा। तो क्लासेस लेना ज़रूरी होती है, ये सेक्रीफाइसेस हैं, देखिए, सेक्रीफाइसेस हैं ये। हालांकि जो कि जब मैंने वहां से, जब भी कोई ऑफिसर किसी ऑफिस का जब चार्ज छोड़ता है तो उस पर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, और उन तमाम जिम्मेदारियों को उस दूसरे पे किसी ना किसी पे डाल कर आता है। ठीक है, क्योंकि रिकॉर्ड होता है बहुत सारा, एस्टेब्लिशमेंट, डेवलपमेंट, अकाउंट्स, बहुत सारे रिकॉर्ड होते हैं। तो उनको सेट करना पड़ता है जितने साल भी हम वहाँ रहे हैं, ताकि आने वाले जो भी लोग हैं उनको संभालें तो इशू ना हो। तो 3-4 दिन में पूरे वीक से बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। लेकिन ये फिर इंग्लिश मैंने करवानी थी, हमारा शेड्यूल था, मैंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। हालांकि फिर जब वहाँ से दोदरा से मैंने आया तो मैं कई दावतें छोड़ कर आया हूँ, क्योंकि बहुत सारी दावतें आई हुई थी, कहते भाई आप जो है ना ट्रीट लेकर जाएं। तो दोस्त अहबाब होते हैं, कुलीग्स होते हैं बहुत सारे। प्रेफरेंस याद रखें, आपका काम आपकी तरजीह होना चाहिए। ठीक है, आज अगर मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ बैठकर, कुछ ना कुछ क्वालिटी तो होगी ना, आपने देखी होगी। जो भी स्टूडेंट मुझसे पढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो जिंदगी में कुछ ना कुछ अचीव कर लेता है, बशर्ते कि पढ़े। क्योंकि अभी देखें ग्रुप में कितने सारे स्टूडेंट्स हैं लेकिन क्लास में नहीं आ रहे। सेक्रीफाइसेस कभी मैंने कंप्रोमाइज नहीं किया अपनी स्टडी पर। कजन्स हैं, कोई शादी है फैमिली में, कभी नहीं, हमेशा अपनी स्टडी को तरजीह दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो मेरे पास एमफिल वाले स्टूडेंट्स भी मुझसे पढ़ते हैं, क्या सीएसएस वाले स्टूडेंट्स भी मुझसे इंग्लिश पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह।
इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, सब अल्लाह की नवाजिश है। और ठीक है, सेक्रीफाइस, तो हमेशा सेक्रीफाइस करना सीखें। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, अपने काम को तरजीह दें हमेशा। अपनी फैमिली को भी टाइम दें, लेकिन आपका अगर काम है तो ही आप हैं, आपकी शनाख्त आपका काम होता है। ठीक है, जो दुनिया के काम है ये तो चलते रहते हैं ऐसे ही। अभी थोड़ी ही देर पहले मैं, तकरीबन 1 घंटा पहले मैं अपने घर पहुंचा हूँ। ठीक है, सफर की भी थकावट थी, सामान भी रखा, बस बैग रखा है, खाना शाना खाया और आपको पढ़ाने आ गया हूँ। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने आपके लिए कोई कुर्बानी दी है, नहीं, मेरा काम है। ठीक है, मेरा काम है ना, तो अपने काम से मोहब्बत होनी चाहिए। ये सब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि आप भी इसी तरह अपने काम को तरजीह दो, अपनी स्टडी को तरजीह दो, और कभी गिव अप ना करो। हमेशा थोड़ा थोड़ा सा लेकर चलते रहो चीज़ों को, तो इंशाल्लाह कभी ना कभी कामयाब हो जाओगे। कभी डिसहार्ट ना होना। क्योंकि मैं ये एक चीज़ अभी बड़ी कहने लग गया हूँ। एक तो मेरे स्टूडेंट्स थे बहुत अच्छे पिछले बैच में, अभी मैंने उनको कहा कि यार ये बड़ी पोस्ट आई है, इस पे अप्लाई करो, अच्छे स्टूडेंट हो आप। कहते सर हम थक गए हैं। तो मुझे बड़ा दुख हुआ। तो खैर जी, चलते हैं हम। इनसाइड जब विजिबिलिटी ना हो तो इनसाइड होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आर सिटिंग इनसाइड द क्लासरूम, याद रखें। अगर ये दरवाजा खुला है और आपको स्टूडेंट्स नजर आ रहे हैं, फिर आप क्या कहोगे, देर आर 5 स्टूडेंट्स इन द क्लास। ठीक है, या इन क्लासरूम। क्लियर हो गई बात। आउटसाइड, जब आउटसाइड है तो नजर ही आएगा ना, फिर तो नजर ही आता है आउटसाइड है, कि जो बंदा सर बाहर बैठा है। जी। सर आपने कहा इन जो है वो विजिबिलिटी के लिए यूज होगा। तो हम लोग मतलब इंग्लिश का रूल है कि आई बिलीव इन अल्लाह। तो यहाँ इन क्यों लगता है? वो वो prepositional फ्रेज है। वो prepositional फ्रेज है, बिलीव के साथ आ रहा है, जनरल बात नहीं हो रही। बिलीव इन वो prepositional फ्रेज है, वो उसके साथ फिक्स है। वो यकीन करने के मानी में है, नजर आने के मानी में नहीं है। ठीक है, अब टेक इन है, ये prepositional फ्रेज तो बड़े अजीब और गरीब होते हैं। ठीक है, टेक इन का क्या मतलब है, कोई चीज लेना, तो उसमें नजर आना और ना नजर आने का क्या ताल्लुक है। ठीक है, तो वो prepositional फ्रेज है। prepositional फ्रेज एक अलग चीज है, उसका मैंने आपको स्टार्ट में क्लियर किया कि prepositional फ्रेजेस अलग चीज है, उनके मीनिंग्स हमें रट्टा लगाने होते हैं। चलिए, अच्छी बात है, आपके जहन में एक चीज आई है तो अच्छी बात है। वी आर सिटिंग आउटसाइड, ये हो गया। अब आते हैं हम ऑन। ऑन जब भी हमने यूज करना है तो वो फिजिकल कांटेक्ट, उसके लिए कंडीशन होती है, फिजिकल कांटेक्ट होना जरूरी है। ठीक है, तो जिस तरह ये, अगर ये फिजिकल कांटेक्ट ना हो फिर हम ऑन नहीं करेंगे। अभी देखना आप कि अपॉन कहाँ यूज होगा। ठीक है, ओवर कहाँ यूज होगा, वो भी कोई चीज किसी के ऊपर होता। तो ऑन जो है उसके कई केसेस हैं, इसको समझना बड़ा जरूरी है। ये प्रपोजिशन आती है पेपर में। फिजिकल कांटेक्ट कंडीशन है किस, अच्छा इसकी एग्जांपल नहीं बनाई। क्या कहते हैं बाल्टी को, क्या कहते हैं, द बकेट इज प्रेजेंट ऑन टेबल, ऑन द टेबल। अच्छा, शायद इसमें केसेस हों डिफरेंट, पता नहीं मैंने लिखेंगे नहीं करेंगे। जब आप दीवार की बात करते हो, दीवार पे अगर क्लॉक है, ये आगे आ जाएगा, बल्कि रूल आ गया ना। आइलैंड के लिए ऑन यूज करते हैं, इन यूज नहीं करते। अगर आप आइलैंड, वी स्पेंट 4 days इन एन आइलैंड, ये रूल है। जब आइलैंड की बात करते हैं तो फिर आप इन नहीं यूज करते, ऑन यूज करते हो। अगर आप किसी सिटी में हो तो इन है, सिटी के इनसाइड हो, वी स्पेंट 4 days
इन लाहौर। लेकिन आइलैंड की बात करोगे तो फिर क्या कहोगे? ऑन। क्लियर हो गई मेरी बात? आपको मैंने दोनों डिफरेंसेस बता दिए। ये प्रपोजिशन आती है पेपर में। इस लेक्चर को आपने इस तरह से लाइट नहीं लेना, जिस तरह मैंने स्टार्ट में कहा कि ये जनरल लेवल, जनरल हैं सारी, इसमें आती हैं ये। तो आइलैंड के लिए ऑन लगाएं। स्पेंड 4 days ऑन एन आइलैंड। द क्लॉक इज हैंगिंग ऑन द वॉल। अब वॉल के साथ देखिए, क्लॉक जो है वो वॉल के साथ बिल्कुल अटैच है। अब यहां पर ये फिक्स है। अब आप कहें कि क्लॉक जो है वो दीवार के ऊपर तो नहीं है ना, दीवार के साथ है। तो ये जो केस होता है इसके साथ ऑन लगाते हैं। इसी तरह कोई चीज मैप पे आप ढूंढ रहे हो तब भी ऑन लगाएंगे, इन नहीं लगाएंगे। ये मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, ये मिस्टेक हो जाती है। मैप के लिए ऑन लगाओ। क्लियर हो गया तो आगे चले। जी। ओके। ऑन टू। अब ऑन टू हम जब यूज करते हैं, देखें कोई चीज एक किसी के ऊपर पड़ी है, जिस तरह वो बकेट से टेबल के ऊपर पड़ी है तो हम ऑन कहेंगे। ठीक है, बकेट टेबल के ऊपर है तो ऑन कहेंगे। लेकिन वो मूव होकर टेबल के ऊपर जा रही है बॉल, फिर हम क्या कहेंगे? जिस तरह कैट है, कैट जंप्ड ऑन टू द टेबल, हमारे सामने उसने टेबल पे जंप लगाई, अब टेबल पे बैठ गई है वो। अब वो जब टेबल पे बैठ गई है तो फिर हम क्या कहेंगे? ऑन टू। जंप्ड, जंप्ड के साथ है बेसिकली, क्योंकि जंप में एक मूवमेंट है ऑलरेडी। ठीक है, कैट ऑन टू द टेबल नहीं है, कैट जंप्ड ऑन टू द टेबल है। तो मूवमेंट जब इन्वॉल्व हो फिर हम ऑन ऑन टू लगाते हैं। नेक्स्ट देखें। अब उसने जंप तो लगाया है, लेकिन वो जंप लगा के इस टेबल पे आई नहीं है, इस टेबल को क्रॉस कर गई है, इधर आ गई है। इस टेबल को क्रॉस कर गई है, कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं हुआ। फिर हम क्या कहेंगे? ओवर द कैट जंप्ड ओवर द टेबल, यानी कि टेबल के ऊपर से जंप लगा के वो आगे चली गई। अगर वो कहे कि कैट जंप्ड ऑन टू द टेबल, इसका मतलब जंप लगा के टेबल पे बैठ गई। लेकिन अगर कैट ने जंप लगाया है और वो टेबल पे नहीं बैठी, क्रॉस कर गई है, तो फिर हम कहेंगे ओवर द टेबल। नेक्स्ट देखें। द रोड इज बिल्डिंग ओवर द कैनाल। जी, ये कैनाल है। ठीक है, ये यहां से पानी है गुजर रहा है। ये आपका रोड है। तो ये रोड बेसिकली, जब रोड के साथ इस तरह की बात करते हैं तो रोड चूंकि कैनाल के ऊपर है, तो फिर हम क्या कहेंगे? ओवर। पानी के साथ तो नहीं टच हो रहा रोड, तो फिर हम ओवर कहेंगे। जिस तरह फ्लाई ओवर, ठीक है, नीचे एक स्पेस है और वो उस स्पेस को क्रॉस बनाता हुआ वो फ्लाई ओवर बन जाता है। फ्लाई ओवर। अबव। अब ये आपने बड़ा ध्यान से समझना है। 3 4 केस हैं ये अबव के। कैसे रेयरली यूज होता है? इट इज साइज ओरिएंटेड। बहरहाल यूजली यूज फॉर कंपैरेटिव एनालिसिस। कोई चीज किसी के ऊपर है, ठीक है, जिस तरह से एग्जाम्पल से समझें। मरी इज अबव सी लेवल। ये तो आम हो गया कि कोई भी सिटी है उसको कंपेयर, देखे कंपैरिजन कर रहे हैं। मरी के साथ कौन सा समंदर लगता है? जी, जैन बताएं। मरी के साथ कौन सा समंदर लगता है? जैन। नासिर। सर जेहलम। जेहलम समंदर है? नहीं 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 नहीं। अब मेरा नाम सर, बदनाम करोगे तुम पाकिस्तान में जाके। नहीं सर, ये नहीं है। बहिरा अरब नहीं लगता? जी सर, अरेबियन सी। अरेबियन सी। हाँ भाई। उर्दू में नहीं आता।
जी सर, अरेबियन सी है। अरेबियन सी है? किसने कहा है, शहजाद ने? जी जी। हाँ जी, समरीन। लगता नहीं है लेकिन सर है तो। आपका सेंटेंस के हिसाब से तो ये हो गया ना, मरी इज अबव सी लेवल। सर अभी मरी के साथ तो कोई सीन नहीं है। है सर मरी। ऐसे मरी के मरी साथ के साथ नहीं है। मरी देखा है आप में से किसी ने? नहीं सर, इसलिए। सर देखा, लेकिन समुंदर तो उधर नहीं देखा। किसने देखा है ये? अब सर ये नहीं बोलना क्यों लगता था? कोई भी। और खुदा का खौफ करो, मरी के साथ कौन सा समंदर लगता है? मरी के साथ कोई समंदर नहीं लगता। सर वही तो कह रही हूँ, नहीं लगता। तो पहले किसने कहा था ये जहलम लगता है? सर मैंने कहा उसी साइड पे पड़ता है। तुम लोग सही मेरा नाम बदनाम करोगे। नहीं चले सर, जी, ये सारा रोशन। कोई कसूर नहीं है आपका भी। अभी आपको मैंने ज्योग्राफी नहीं पढ़ाई, ठीक है? तो आपको कोई कसूर नहीं है भाई। मरी के सर साथ। मैंने बोला था मरी के हाँ, साथ नहीं लगता मंदिर। अच्छा। मरी के साथ सर भी। अरेबियन। देखिए मेरी बात सर सुनो। इंडो। एक मिनट। वैसे मैंने आज आपका लेक्चर जो है ना जल्दी जल्दी खत्म करवाना था। ये देखें, ये पाकिस्तान का मैप है। और ये हम बस थोड़ा थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं। ये है हमारा पंजाब, ये सिंध है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें, ये इधर से। ये बलूचिस्तान है, और ये केपी के है। ठीक है। और जनाब ये हमारे पास यहाँ समंदर है, ये सारा समंदर है। ठीक है, जिसको आप बहीरा अरब कहते हो, अरेबियन सी, ये यहाँ पर है। ठीक है, और मरी कहाँ पर है पता है? इधर, इधर मरी है। पाकिस्तान के नॉर्थ में है सर। जी। नॉर्थ वाली साइड पे है। हाँ जी। ठीक है, यहाँ पर सारे हमारे गिलगित, नारान, कगान। ठीक है, ये कश्मीर है। ये कश्मीर है, ये नारान, कगान, सवात वगैरह, ये इलाके घूमने जाते हैं हम लोग। ठीक है, ये सारे मैंने इलाके घूमे हुए हैं। यहाँ से ये इस्लामाबाद है। ठीक है, इस तरफ भी यहाँ तक गए हैं, एबटाबाद तक। और ये कश्मीर भी हमने एक तरफा यहाँ से घूमा हुआ है, एक तरफ यहाँ से भी घूमा हुआ है। तो खैर, ये जो समंदर है देखें, हमने बात की कंपैरेटिव एनालिसिस की। कंपैरेटिव एनालिसिस में जरूरी तो नहीं है ना कि वो बिल्कुल साथ साथ हो। सी लेवल एक स्टैंडर्ड लेवल होता है। सी लेवल एक स्टैंडर्ड, देखो समंदर कहीं ऊंचा कहीं नीचा नहीं हो सकता। पानी की जो सतह है वो बराबर है पूरी दुनिया में। समंदर की जो सतह है वो बराबर है। हाँ, उसमें मौजें हों, लहरें हों, वेव्स हों, सुनामी हो, वो एक अलग चीज होती है। ठीक है, ठहरा हुआ समंदर उसकी सतह बराबर है, क्योंकि तमाम समंदर के पानी कनेक्टेड है। कभी ऐसा हो सकता है कि बाल्टी में पानी रखा हो और उसका एक हिस्सा ऊपर हो एक हिस्सा नीचे हो? ऐसा हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। चुनाचा हम सी लेवल को एक स्टैंडर्ड मान के उसके हिसाब से हम कहते हैं कि ये सिटी उससे इतना बुलंद है। तो पहाड़ों के ऊपर शहर है, तो कंपैरेटिव एनालिसिस, मरीज अबव सी लेवल से तो ऊंचा है ना भाई। तो ये इसलिए अबव कंपैरेटिव एनालिसिस के लिए होता है। अच्छा, मेरी वॉइस क्लियर है? धीमी तो नहीं आ रही? नहीं सर, क्लियर है। ओके। क्लियर है अच्छा जी, सर। बिलो, यूज फॉर कंपैरिजन अगेन। ये भी कंपैरिजन के लिए यूज हो रहा है, लेकिन ये कब, जिस चीज का हमने बताना हो कि ये उस चीज के नीचे है तो बिलो, अगर ऊपर है तो अबव। कंपैरेटिव एनालिसिस के लिए कैसे? बी इज बिलो ए, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है, तो वो बी उस पॉइंट ए से नीचे है। ठीक है, पॉइंट ए से नीचे है। पॉइंट ए एक खास लोकेशन पर है, हमने कहा कि पॉइंट बी उससे भी नीचे है। एक तो ये, दूसरा देखें, ये कंपैरिजन एक अलग चीज है।
कंपैरिजन याद रखें, ये जो बात मैंने की है यूज फॉर कंपैरिजन, ये एक अलग चीज है। अगर ए पॉइंट इधर है, मिसाल के तौर पे ये जमीन की सतह, ये समंदर की सतह है, ये पॉइंट ए है, ध्यान से समझें, ये पॉइंट ए है, तो पॉइंट बी कहाँ है, इधर। अब मैंने क्या कहा कि बी इज बिलो ए, कि बी ए से नीचे है, ये देखें। लेकिन ध्यान से इस पिक्चर को देखो, अगर पॉइंट ए एक खास ऊंचाई पर है और पॉइंट बी उससे एग्जैक्ट नीचे नहीं है, लेकिन साइड में है नीचे ही, तो फिर हम क्या कहेंगे, बी इज स्टैंडिंग बिलो ए। अगर एग्जैक्ट नीचे हो तो फिर हम कहेंगे अंडर। जिस तरह से मिसाल के तौर पे छत वाला पंखा है, छत वाला पंखा लगा दें, तो आप छत वाले पंखे के एग्जैक्ट नीचे भी बैठ सकते हो और थोड़ा साइड में भी तो बैठ सकते हो ना, साइड में भी तो बैठ सकते हो। अगर आप छत वाले पंखे के साइड में नहीं, रूम के कॉर्नर में बैठे हो, तो फिर क्या कहोगे, आई एम सिटिंग बिलो द फैन। लेकिन उस फैन के एग्जैक्ट नीचे बैठे हो, आई एम सिटिंग अंडर द फैन। ये क्लियर हुई ये बात? जी सर। तो मुझे बताएं, आर यू सिटिंग बिलो द फैन और अंडर द फैन? सर आई अंडर एम द सिटिंग फैन। अंडर द फैन। अंडर द फैन बैठे हो? यस जी सर। सर। अच्छा जी, चलिए ठीक है। अब हम आते हैं ऊपर की तरफ। देखिए ये पिक्चर आपने बनानी है, ये ये पिक्चर बनानी है आपने बकायदा, तब आप कुछ चीजें याद रहेंगी। वंस अगेन, आज भी कुछ नए स्टूडेंट्स हैं, मैं एक बात कहता चलता हूँ। देखो, आपने जो कुछ भी पढ़ना है आपने नोट डाउन करना है रजिस्टर पर। जब आप रजिस्टर पर नोट डाउन करोगे, आपने कोशिश करनी है, मिसाल के तौर पे आपने ये बिलो पढ़ा, 2 लाइन पे आ गया, आपने दो से तीन लाइंस छोड़कर नेक्स्ट लिखना है। नेक्स्ट आप 2 से 3 लाइन छोड़कर लिखो। जब प्रेपोजिशन का टॉपिक एंड हो जाए तो आप 2 पेज छोड़कर आपने फिर नेक्स्ट लिखना है। नेक्स्ट लेक्चर जो भी होगा वो 1-2 पेज छोड़कर लिखना, ताकि उसकी रीजन है, आपने मेरे लेक्चर्स में पास्ट पेपर्स को मर्ज करना है। जब आप पेपर के लिए रेडी हो तो आपके पास कंप्रीहेंसिव नोट्स होने चाहिए, कंप्रीहेंसिव, जिसमें हर तरह का डाटा हो, एक्स्ट्रा भी हो और पास्ट पेपर्स का भी हो। 2 चीजें आपको सक्सेसफुल कर सकती हैं। नंबर 1, मेरे लेक्चर्स या किसी भी अच्छे टीचर के लेक्चर्स, किसी भी अच्छे मेंटोर के लेक्चर। नंबर 2, पास्ट पेपर्स। बस इन 2 चीजों को पकड़ के रखना। जब ये हो जाए तब आपने कोई एक्स्ट्रा सोर्स लेना है, अदरवाइज नहीं लेना। तो आप इस तरह स्पेसेस दें, कलरफुल बॉल पेन से लेक्चर्स को नोट करें। अब देखें, अंडर और बिलो समझ आ गया। इसी तरह अगर अगर कोई चीज किसी चीज के अबव है लेकिन थोड़ा सा साइड में है, तो फिर आप अबव यूज करते हो, और अगर वो एग्जैक्ट उसके ऊपर है तो ओवर यूज करते हो। जिस तरह फ्लाई ओवर, फ्लाई ओवर सड़क के, रोड के एग्जैक्ट ऊपर होता है कि थोड़ा सा साइड में होता है? एग्जैक्ट ऊपर होता है ना। ये रोड है और ये फ्लाईओवर बन गया, या चलो हम यही ऐसे कह देते हैं, ये फ्लाईओवर बन गया। अब ये इस रोड के एग्जैक्ट, रोड जो है एग्जैक्ट नीचे होता है फ्लाईओवर के, तो इसलिए हम उसको फ्लाई ओवर कहते हैं। ये एक खास एरिया तो इसके एग्जैक्ट नीचे है ना। आगे आते हैं जी, अंडर। अंडर मतलब, अंडर तब यूज करते हैं जब कोई चीज कंप्लीटली कवर होती है, कंप्लीटली कवर्ड हो तो अंडर यूज करते हैं। कैसे जी? द कैट इज अंडर द टेबल। हाँ जी, विजिबिलिटी होगी कि नहीं होगी? बताएं जी। सर जी सर, होगी। विजिबल होगी। कंप्लीट कवर है। नहीं, अगर सर अगर ऊपर से देखेंगे तो विजिबल नहीं होगी, लेकिन साइड से देखेंगे तो विजिबल तो है ना। हाँ, मतलब ये कि देखो, ये कंप्लीटली कवर्ड है। ऐसा नहीं है कि थोड़ी सी बाहर निकली हो, थोड़ी अंदर हो, फिर नहीं होगा, कंप्लीटली कवर है। ठीक है, द कैट इज अंडर द टेबल, फिर हम कहेंगे अंडर द टेबल। और ऊपर बैठी है तो ऑन द टेबल। अंडरनीथ, अंडरनीथ ये बड़ा दिलचस्प है, इसमें ना शेल्टर इफेक्ट आता है। अंडरनीथ, अगर आप किसी दरख्त के नीचे बैठे हैं
और ये इसका क्राउन है, इसको कहते हैं क्राउन। अगर इसके नीचे बैठे हैं फिर अंडरनीथ है, क्योंकि आप कंप्लीटली कवर नहीं हो। ठीक है, इस तरह से ये आप जिस तरह कोई बिल्डिंग है उसकी कुछ शेड्स बाहर निकली होती हैं, जब शेड्स बाहर निकली होती हैं फिर आप कहोगे अंडरनीथ द शेड ऑफ दिस बिल्डिंग बॉयज आर सिटिंग अंडरनीथ द ट्री। अंडरनीथ क्यों? क्योंकि इस शेड, इसके इसके शेडो में बैठे हैं, इसके क्राउन के नीचे बैठे हैं, तो फिर हम अंडरनीथ यूज करते हैं। शेल्टर इफेक्ट इसको कहते हैं, अंडरनीथ। अब विद, और एक और है, क्या कहते हैं उसको, बिसाइड आई थिंक। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस आपने बहुत ध्यान से समझना है, टेक्निकल है। अब ध्यान से देखें कि एक बंदा है किसी के साथ बैठा है या खड़ा है, लेकिन उसमें फर्क है। आप मिसाल के तौर पे अगर आप कहीं बस स्टेशन पे, बस स्टैंड पे खड़े हो और गाड़ी का इंतजार कर रहे हो, तब भी तो वहां कुछ लोग खड़े होते हैं ना, आप उन लोगों के साथ जाके खड़े हो जाते हो। जरूरी तो नहीं है आप उनके साथ जानते हो। आप स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की फी पे करने जाते हो, वहां पे बहुत सारे, या बैंक चले जाते हो, वहां लंबी लाइन लगी हुई है, आप फॉर एग्जांपल अपने बिजली का बिल पे करने लगे हो, वहां भी आप लोगों के साथ खड़े हो। क्या आपका उन लोगों से कोई ताल्लुक होता है? कोई ताल्लुक नहीं होता। लेकिन अगर आपका कोई ताल्लुक है, इमोशनल वैल्यू है, आप अपने किसी दोस्त के साथ खड़े हो, अपने फैमिली मेंबर के साथ खड़े हो, बिल्कुल साथ, तो फिर आप यूज करते हो विद। आई एम स्टैंडिंग विद अली। अगर मैं यूं कहूं आई एम स्टैंडिंग विद अली, तो समझ जाना कि अली या तो मेरा दोस्त है, या मेरा भाई है, या करीबी रिश्तेदार है। अगर मेरे दोस्त के दोस्त का दोस्त है, मेरा उसके साथ कोई इमोशन नहीं होगा। इमोशन तभी होता है जब वो मेरा फ्रेंड है या मेरा रिलेटिव है। क्लियर होगी बात? अली इज स्टैंडिंग विद हिज फैमिली, तो अगर ये फैमिली ना भी कहे अली इज स्टैंडिंग विद सम पर्सन्स, तो इसका मतलब मैंने नोट किया है कि उसकी कोई ना कोई उसके साथ इमोशनल वैल्यू है, उस बंदे के साथ। ठीक है, तो मैंने जब नोट किया करूंगा कि मैंने नोट किया है कि वो किसी चंद बंदों के साथ खड़ा और उसमें इमोशनल वैल्यू दे रहा है वो, तो फिर तो मैं विद यूज करूंगा। लेकिन अगर मैं आपको कॉल पे बता रहा हूँ अली स्टैंडिंग बिसाइड सम पर्सन, तो मुझे लगता है कि जरूरी नहीं है कि उन लोगों के साथ कोई खड़ा होगा। ठीक है, डिस्टेंस अभी भी नहीं है लेकिन इमोशनल वैल्यू भी नहीं है। इमरान इज सिटिंग बिसाइड अमजद, क्या मतलब हुआ जी? इमरान और अमजद आपस में क्या लगते हैं जी? सर वो कुछ लगते भी होंगे तो सर जिस जुमले में तो हमें शो नहीं हो रहा कि हमें नहीं पता कि वो कुछ लगते हैं एक दूसरे के। ना, इस जुमले में शो हो रहा है, यही तो इंग्लिश की खूबसूरती है। चलो। यही तो इंग्लिश की खूबसूरती है ना, आप इंग्लिश को समझते नहीं हो ना। ये शो कर रहा है कि इमरान और अमजद कुछ नहीं लगते। ये शो कर रहा है, देखो, मैं एक बंदा हूं, मैं इमरान को भी जानता हूं, मैं अमजद को भी जानता हूं, लेकिन जरूरी तो नहीं कि इमरान और अमजद एक दूसरे को जानते हो। यह है नहीं नहीं, सही बात जरूर, है। हाँ जरूरी तो नहीं ना। अब देखो मेरी बात सुनो, अभी इस क्लास में मैं बिलाल को भी जानता हूँ, नासिर को भी जानता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं बिलाल को भी जानता हूँ, शहजाद को भी जानता हूँ, दोनों आप क्लास में हो, क्या आप एक दूसरे को जानते हो? नहीं नहीं, तो यहाँ अब लगेगा कि मकसद शहजाद एंड बिलाल से जी, इधर मकसद लगेगा। सॉरी। हाँ, मकसद नहीं हम जानते तो फिर साइड वहीं लगे। साइड। अच्छा अच्छा। बिलाल आपकी वॉइस में डिस्टॉर्शन क्यों होती है? अच्छा, मुझे नहीं आपकी बात समझ आई। सर ब्लूटूथ लगाए हुए हैं। पता नहीं, आप बोलते हो, आप बात समझ नहीं आती। देखें, इमरान और अमजद एक दूसरे के साथ बैठे हैं, सिटिंग जी सर, बिसाइड, अब आ रही है। लेकिन ये आपस में कुछ लगते नहीं है। ये हमें बता कौन रहा है? बिसाइड बता रहा है। ये हमें कौन बता रहा है? बिसाइड। ठीक है, ही वॉज स्टैंडिंग बिसाइड हिज
फैमिली। अब देखो ध्यान से बात को समझो, 1 मिनट रह गया, मीटिंग आपने दोबारा ज्वाइन करनी है। ही वॉज स्टैंडिंग बिसाइड, अब जब उसने कहा ना कि बिसाइड हिज फैमिली, तो ये हिज किस लिए है? याद रखें कि ये हिज ही का प्रोनाउन नहीं है, ये हिज इसका हिज नहीं है, ये किसी और बंदे का जिसका जिक्र हो रहा था, ये उसका हिज है कि फलां बंदे की फैमिली के साथ वो खड़ा है। वो खड़ा है किसके साथ? फलां बंदे की फैमिली के साथ। जो कि बिसाइड आ गया, इसका मतलब फैमिली किसी और की है। ठीक है, थोड़ी सी टेक्निकल चीज है, अगर समझ आ जाए तो ठीक है, नहीं समझ आए तो तब भी ठीक है। ये हम बाद में पढ़ते हैं ये क्लास, दोबारा जब रिज्यूम करोगे तो।